लेट अस नाउ स्टार्ट विद द केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2। पार्ट 1 पहले हो गया 1 घंटे का, और अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, कल इसके बारे में हल्की सी मैंने आपसे बात की थी बस। दैट इज नंबर 1 इज टेम्परेचर। नंबर 1 इज टेम्परेचर, और इसको लेकर के थर्मोडायनेमिक्स से हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, और चूंकि शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं इसलिए कोई डेरिवेशन में एज सच नहीं कर रहा हूं सर। ठीक है बेटा, एक सेकेंड। नो इट्स ओके, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, हम बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की यदि बात करूं तो मेरे पास होता है टेम्परेचर में log K2 by K1 is equal to log K2 by K1 is equal to delta H upon R 2.303 R delta H upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अब इसके मैं आपको दो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स बता, मतलब कल थोड़ा मैथमेटिक्स इसका बता दिया था मैंने आपको, बोला था यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, कंफर्म। और यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और T2 यदि T1 से बड़ा है, मतलब जो बाद में टेम्परेचर आया है वो बड़ा है और जो पहले टेम्परेचर था वो छोटा है। सो T2 इज ग्रेटर देन T1, करेक्ट है बेटा। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ये वाली वैल्यू यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, लॉग को उस तरफ ले जाओ एंटी लॉग हो जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, और एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। तो यदि वो लेस देन 1 आएगा तो K2 अपॉन K1, ये जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन 1 आएगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं K2 इज लेस देन K1, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू कम हो गई, और K की वैल्यू कम होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गई है। यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी तो K की वैल्यू ज्यादा होगी, और यदि कम जाएगी तो K की वैल्यू कम होगी। और ये कंपैरिजन है, क्योंकि कम और ज्यादा तो अपन नहीं बोल सकते क्या कम होता है क्या ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा, इतनी बात सब लोगों को। पर अपन कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के पहले K की वैल्यू ज्यादा थी और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद K की वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन फॉरवर्ड पहले ज्यादा जा रही थी अब कम जा रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम जाएगी। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज्ड, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। फिर आता है टेम्परेचर, यदि इसमें डिक्रीज कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, क्योंकि यदि टेम्परेचर डिक्रीज किया तो T2 इज लेस देन T1, तो ये वैल्यू पूरी नेगेटिव आ जाएगी। यदि ये वाली वैल्यू पूरी नेगेटिव आ जाएगी, देखो T2 इज लेस देन T1 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा हो गया, T2 कम है T1 ज्यादा है, तो ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और एंटी लॉग ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो K2 विल बी ग्रेटर देन K1। तो इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटा इतनी बात। पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सिर्फ इतना लिख दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, अब सोचो यदि रिएक्शन क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक होती है। यदि ये रिएक्शन क्या होती, एंडोथर्मिक होती, और मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो ये पॉजिटिव वैल्यू थी, और टेम्परेचर बढ़ाता मतलब T2 बड़ा होता तो ये भी पॉजिटिव होता। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाता। सो K2 विल बी ग्रेटर देन K1। सो टेम्परेचर इंक्रीज्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज्ड, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अब ट्रिक समझो, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर करना, एंडोथर्मिक जो
एंडोथर्मिक मतलब जो, हाँ ठीक है बेटा, पूरा बोर्ड दिख गया। जो रिएक्शन जो है, जो एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक का मतलब हो गया ऐसी रिएक्शन जो थर्मा को अंदर करके, एंडोथर्मा, थर्मा को मतलब हीट को अंदर करके आगे बढ़े, जो थर्मा को अंदर करके आगे बढ़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका उल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? बोर्ड आपको स्लैंटिंग तो नहीं दिख रहा? नहीं तो मैं और ऐसा सीधा करूं इसको, यदि आपको स्लैंटिंग दिख रहा हो तो, या आपको ओके लग रहा है बोर्ड? जल्दी से आप कंफर्म कर सकते हो क्या? क्या आप सबको बोर्ड ओके लग रहा है? इस कंडीशन में बोर्ड ओके लग रहा है? बिल्कुल जल्दी से कंफर्म कर दो। एकदम ओके लग रहा है ना? सही है ना? मेरे को यहाँ से देख के ओके लग रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ओके गुड। चलो इसको उतार लो बेटा फटाफट। इसका मैथमेटिक्स करना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको फील के लिए बता दिया है ना। कई बार मैथमेटिक्स की फील भी होना जरूरी है, अच्छा रहता है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो अपन इस बात को आगे समझें तो अपन समझते हैं इस बात को कि इसके बाद में एक बात और समझना आप, ये जो इक्वेशन थी जो अभी अभी आपने पढ़ी, log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ये आई कहाँ से? एक्चुअली यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए तो ये है log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ये एक्चुअल होता है डेल्टा T2 इधर कर देता हूँ, T1 इधर कर देता हूँ, माइनस साइन बाहर कर देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना? तो अब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी के टर्म्स में आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1। क्या बात समझ में आ रही है सब लोग को? यदि इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, log k is equals to minus delta h upon 2.303 RT। ये एक्सप्रेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कंफर्म करो बेटा, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 100% आ सकता है। ये एक्सप्रेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 100% एक्सप्रेशन आ सकता है। क्या आप लोग हाँ या ना कुछ बोलना चाहते हो? बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, आ सकता है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, यदि इसके लिए आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि log k है माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। हालांकि ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं, मैं आपको एक बात सच बोलूं, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन क्या होता है दोनों रिएक्शंस में वो कांस्टेंट कट जाता है जब अपन इसको डिराइव करते हैं ना। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग को इसका डेरिवेशन सिखाया है, ऑल्दो आपको उस डेरिवेशन की ऐसा जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन ये प्लस एक कांस्टेंट होता है। लेकिन जब माइनस होता है ना तो इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट से माइनस हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली कांस्टेंट होता है रिएक्शन में। क्या तुम लोगों को बात क्लियर है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पे अपन चलेंगे ना तो इसका पूरा डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है ना? तो इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि इसका यदि ग्राफ लिया जाए तो मैं इधर लिख दूंगा log k और इधर लिख दूंगा 1/t, 1/t लिख दूंगा। और यदि देखा जाए तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ यूं आ जाएगा। आई होप सो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इसका बता दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया हो तो, क्योंकि कुछ किताबों में ग्राफ दिया रहता है। ठीक, एक बात और आपको बताता हूँ, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो काफी कुछ और सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो पहले, तो आपको इतना ज्ञान होगा कि यदि मैं वाटर के लिए, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, इधर H2O, इधर H2O लिक्विड लिखता हूँ और इधर H2O गैस लिखता हूँ। इस रिएक्शन के लिए मान लो मेरे को यही वैल्यूज निकालनी है, मतलब यही चीज अपन को पुट करनी है, ठीक है ना? यही चीज अपन को पुट करनी है, प्लस C लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा? अब वो बोलता है कि इसके लिए क्या एक्सप्रेशन ट्रू होगा, इस रिएक्शन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, 4 ऑप्शन देता है, उसमें से उन्होंने एक ऑप्शन पूछा है। आप समझना बात को। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर
K इज इक्वल्स टू PH2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि ये तो प्योर लिक्विड है, ये तो यूनिटी हो जाएगा, तो PH2 अपॉन 1 आना बोलना पड़ेगा, PH2 अपॉन 1 आना बोलना पड़ेगा बेटा, जल्दी से कंफर्म करो, बात सही है। यदि मैं इसके लिए Kp लिखूंगा तो क्या इसका Kp में लिख सकता हूँ बराबर PH2 लिख सकता हूँ, करेक्ट है। तो बेटा इस K की जगह क्या करता हूँ, PH2O लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा PH2O is equals to minus delta H upon 2.303 RT plus C। अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू T, विद रिस्पेक्ट टू dt इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ln 2.303 भी हटा दो यहाँ पे तो ये ln हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा, यदि ये 2.303 हटा दिया जाए तो ये ln हो जाएगा, यहीं लिख दूं डायरेक्ट, इधर लिख देता हूँ ln 2.303 यहाँ से हटा दिया, सो ln PS2 is equals to minus delta H by RT plus C, करेक्ट है बेटा। अब सोचो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू T, तो d by dt ln PH2O is equal to minus delta H by R, कांस्टेंट हो गया, d by dt into 1 by T, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। बोलो बेटा C का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो अब मैं कुछ गलत कर दिया शायद यहाँ पे ना, क्योंकि C था पावर 1 था, ये 1 आ जाता, यहाँ पर 1 आ जाता और ऊपर 0 हो जाता, तो ये +1 हो जाता, पर ये एक्सप्रेशन में था नहीं, इसको छोड़ो, C को इसको हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन को बोलिए बेटा, डिफरेंशिएट करना है अपन को, छोड़ो उसको, C को छोड़ो, यही एक्सप्रेशन लेके चलो, ठीक है ना। ये 1/t हो गया, अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो कर सकते हो क्या, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा H बाई R d बाई dt t -1। अब इसको -1 को सामने ले आओ, तो -1 को सामने ले आओ और ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी, -1 सामने आ जाएगा और -1 हो जाएगा। आई होप सो तुम लोग को बात समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा H, अब -1 सामने आया तो प्लस डेल्टा H हो जाएगा अपॉन R, और ये हो जाएगा t -1 सो दिस बिकम्स t -2 इज इक्वल टू d by dt ln PH2O। चलो अब इसको नीचे ले आते हैं, सो दिस बिकम्स डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर इज इक्वल्स टू d by dt ln PH2O। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। बोलो बेटा सबको समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इस एक्सप्रेशन में, जल्दी बोलो बेटा, आना बोलो, आना बोलो, आ गया हो तो ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, उन्होंने पूछा था कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ठीक। चलो तो ये भी आ गया आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का एक एस्पेक्ट। हम चल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर, अब दूसरा आता है मोड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो देखते हैं अपन, मोड ऑफ रिएक्शन। अब जब अपन मोड ऑफ रिएक्शन देखेंगे, मोड ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, मोड ऑफ रिएक्शन। अब सुनो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, ये एक सेंटेंस है, जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है ना। सोचो यदि मान लो किसी ने रिएक्शन दिया A + B गिव्स मी C और इसके लिए K दिया, ये K1 बोल देते हैं, ठीक है। फिर बाद में उसने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2B gives me 2C और उसने बोला K2, तो वो बोल रहा है K2 क्या है इन टर्म्स ऑफ K1, तो जो करना है पुराने वाले के साथ करना है। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 विल बी इक्वल टू K1 की पावर, जिससे मल्टीप्लाई किया वो कर देगा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई किया, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई किया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K2 बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर K2 बराबर हो जाएगा K1 का स्क्वायर। मान लो ये पहली इक्वेशन थी,
तो इसने लिख दिया फाइंड K2, फाइंड K2। मान लो इक्वेशन मेरे पास है N2 प्लस 3/2 H2 हाफ N2 गिव्स मी अमोनिया, करेक्ट है। और वो ये बोले कि बताओ इसके लिए K की वैल्यू उसने बोल दी कितनी, X। फाइंड K फॉर रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिविंग मी 2 मोल अमोनिया। तो ये K2 बराबर कितना हो जाएगा, X की पावर N, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है बेटा। रूट क्यों आएगा बच्चे, की पावर आएगा। देखिए हाफ था ना बच्चे, ये हाफ था ना, हाफ 3/2 अमोनिया। अब नीचे वाली इक्वेशन को क्या किया तुमने, 2 से मल्टीप्लाई किया तब इक्वेशन आई, तो x की पावर आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्या सबको बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना। ओके ठीक है, चलो एक और इक्वेशन ले लेते हैं। एक और इक्वेशन ले, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो हम ऐसा करें उस इक्वेशन में कि मेरे पास ऐसा होता कि मैं कोई क्वेश्चन सोचूं अपने मन से ही, कोई क्वेश्चन यही वाली सोच लेते हैं। इस वाली क्वेश्चन को मैंने क्या किया, 2 अमोनिया गिव्स मी N2 प्लस 3H2 और इसके लिए K की वैल्यू है 1/x। फाइंड K फॉर अमोनिया गिविंग हाफ N2 प्लस 3/2H2। बताओ बेटा इसके लिए K क्या होगा, K2 बराबर कितना हो जाएगा, वो 1/x है, ये हो जाएगा 1/x की पावर, 1/x की पावर बोलो बेटा हाफ, 1/x की पावर हाफ। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 1/√x। क्या सबको बात चमक गई है, इतने क्वेश्चन काफी हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, यदि किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है इक्वेशन को तो। ठीक बेटा, ओके चलो क्या मिटा दूं इसको मैं। अब यहीं पर आपके दिमाग में एक बहुत प्राथमिक सवाल आ जाएगा, और वो सवाल ये आ जाएगा कि सर आपने तो बोला था K की वैल्यू जो होती है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मात्र एक चीज पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और यहाँ मोड ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है, यहाँ मोड ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है, तो फील नहीं आई। मतलब कहने का कोई एग्जामिनर आपको ये सवाल इस तरीके से दे सकता है, कोई कह सकता है मेरे पास अमोनिया था, उसको मैंने तोड़ा N2 2 मोल अमोनिया को इनटू 3H2, करेक्ट है बेटा। और इनिशियली जो मोल लिए, इनिशियली मोल जो लिए, या इनिशियली मतलब एट इक्विलिब्रियम, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, मान लो इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 3, तो इसकी K की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसकी K की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी K की वैल्यू आ जाती है 3 का क्यूब मतलब 27 इनटू 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 27/4 आ जाती है। ठीक है ना, ये मैंने हाइपोथेटिकल अपने मन से वैल्यूज दिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ चैप्टर तुम्हें आता है पहले से, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आगे का भी कर देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने K कैलकुलेट किया, ये किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैंने इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन का क्यूब किया, इसका कंसंट्रेशन रखा, इसके कंसंट्रेशन का स्क्वायर किया। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, यदि ऐसे चुप बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो यस, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 27/4 किया मैंने, ओके डन। अब मान लो मैंने इसके मोल लिए थे, 2 लिया था, 1 लिया था, 3 लिया था। इस क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूँ, हल्का सा चेंज करता हूँ, है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने इसके इनिशियल मोल लिए कितने, इसके इनिशियल मोल मैंने लिए 4, ठीक है। तो कुछ ये डिसोसिएट हो गया होगा, मान लो 2x डिसोसिएट हुआ, ये x बना और ये बन गया कितना 3x बन गया, और इसकी k की कुछ वैल्यू आ गई, और इसकी k की वैल्यू आई z, मान लो z आई इसकी k की वैल्यू, ठीक है ना। इसके लिए जो k की वैल्यू आई z आई, जब इनिशियली लिया। अब मैंने इनिशियल 8 ले लिया मान लो, अब मैंने इनिशियली यहाँ मोल मान लो 8 ले लिया, तो क्या k की वैल्यू में चेंज आ जाएगा बेटा। यदि इनिशियली मैंने 8 ले लिया यहाँ पे, तो क्या k की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसमें फिर अंतर क्या हुआ, कोई कह सकता है सर यहाँ 2 मोल थे या 1 मोल था, इसका मतलब था 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करके 1 मोल N2 और 3 मोल H2 देता है। इधर मतलब है 1 मोल अमोनिया
आधा मोल H2 देता है, 3/2 मोल H2 देता है, आधा मोल N2 देता है, 3/2 मोल H2 देता है। फील नहीं आ रही सर, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है इस बात में कि इधर बोल रहे हो K की वैल्यू बदल रही है, लेकिन इधर बोल रहे हो K की वैल्यू नहीं बदल रही है। तो दोनों में अंतर है, इसमें स्टोइचियोमेट्री चेंज हुई है, इसमें इनिशियल मोल्स चेंज हुए, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसमें स्टोइचियोमेट्री चेंज हुई है और इसमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं। तो कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है स्टोइचियोमेट्री चेंज होने से क्या होगा। आपको याद होगा मैंने कल के लेक्चर में बताया था, यहाँ स्टोइचियोमेट्री ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, क्योंकि इसको एलिमेंट्री रिएक्शन समझते हैं। इसको जितने भी के लिखे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, हर रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मान के ही लिखा जाता है। तो आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल दिया। अब ये बात 11th के बच्चों को कम आएगी समझ में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो ड्रॉपर वाला बच्चा है, रिवीजन कर रहा है, उसको समझ में आ जाएगा, या जो एग्जाम देने जा रहा है 12th पास करके, उसको समझ में आ जाएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि 11th में ये बात नहीं बताई जाती है, यहाँ आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज किया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपने चेंज किया है क्योंकि अजम्पशन ये था कि दिस रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का मतलब के की वैल्यू वहां पर चेंज हो जाएगी। अभी 11th में जो बच्चे जस्ट पास्ड आउट हुए हैं, वो सिर्फ इसको सुन लो, जिससे जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बात टीचर्स जनरली नहीं बताते हैं पढ़ाते हुए कि ये हुआ क्यों। बच्चा तो पूछता ही नहीं, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम याद ही नहीं रहता यहाँ तक, और मास्टर भी अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश नहीं करता है। तो ये बात याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शंस लेते हैं, हर रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलते हैं। तो इसलिए यदि उसकी स्टोइचियोमेट्री में चेंज किया, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने चेंज कर दिया है, तो इसलिए के की वैल्यू बदली है, इसलिए के की वैल्यू बदली है। आई होप सो मैं आपको बात समझा पाया हूँ, और जिनको नहीं समझा पाया उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये बात आगे चल के आएगी, और तब हमको ये बात ज्यादा फील आ जाएगी। मिटा दूं बेटा मैं इसको, है ना। जब आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ लोगे, पूरा सत्य छुपा लो, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा सत्य बता दो, बच्चे को बता दो कि आगे जाकर के ये बात आने वाली है आपके लिए। ओके चलो, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मान लो किसी रिएक्शन को मैंने पलट दिया तो क्या होगा। यदि किसी रिएक्शन को पलट दिया तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास PCl5 था, मैंने थोड़ा बनाया PCl3 प्लस Cl2, और इसके लिए बोला K1। तो यदि इस रिएक्शन को पलटा तो क्या होगा। रिएक्शन लिख दी PCl3 प्लस Cl2 एंड दैट गिव्स मी PCl5। अब उसने बोला K2 निकालो इन टर्म्स ऑफ K1। तो जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, तो पुराने वाले को अब नीचे ले जाना है। जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, रिएक्शन पलटी तो पुराने वाले को नीचे ले जाना है। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा। 2 मोल अमोनिया decomposes to give N2 plus 3 मोल H2, ये था K1। फिर उसने किया N2 plus 3H2 gives me 2 मोल अमोनिया। उसने पूछा K2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ K1। तो हम लिखेंगे K2 बराबर होगा 1/K1। जो करना है पुराने वाले के साथ करना है, पुराने वाले को नीचे ले जाओ, पुराने वाले टकले पे कुछ चढ़ाओ, पुराने वाले को जो करना है पुराने वाले करो, नए वाले के साथ कुछ नहीं करना। नए वाले को तो आपको निकालना है। ठीक है, हो गया बेटा। चलो इसको मैं मिटा दूं बच्चों, शैल आई मिटाओ दिस। ओके, अब इसी पे मैं दोनों कंसेप्ट को मिला के एक सवाल ले लेता हूँ। इसके दोनों कंसेप्ट को मिला के एक सवाल ले लेता हूँ। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो आपके पास था N2 plus 3H2 gives me 2 मोल अमोनिया। करेक्ट है बेटा। अब उसने लिख दिया अमोनिया gives me half N2 plus 3/2H2, ये था K1। फाइंड आउट K2 इन टर्म्स ऑफ K1। फाइंड आउट K2 इन टर्म्स ऑफ K1। क्लियर है। अब सुनो K2 क्या होगा। सबसे पहली बात, जो करना है पुराने वाले के साथ करना है। तो तुमने किया क्या क्या पहले ये देखो। पहले तो तुमने पुराने वाले को पलटा है, पहली बात तो पलटा है, तो K1 को नीचे ले जाओ। और दूसरी बात, सिर्फ पलटा ही नहीं है बल्कि उसको हाफ से मल्टीप्लाई भी किया है, तो गंजे पे हाफ चढ़ा दो, खेला खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। सिर्फ पलटा ही नहीं है बल्कि आपने हाफ से भी मल्टीप्लाई किया है। तो पहले तो पलट दो, पलटा इसलिए नीचे ले गए, और हाफ से मल्टीप्लाई किया इसलिए टकले पे चढ़ा दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा सब लोगों को। ये एक सिंगल क्वेश्चन आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है चैप्टर रिलेटेड। एक सवाल मैं आपसे पटाख दी से बात कर लेता हूँ सवाल पे, क्योंकि ज्यादा पे करने का टाइम नहीं है। चलो, इसके बाद सारे सवाल इस टाइप के आप लोग स्वयं करेंगे, मैं नहीं करूंगा आपके लिए। आप एक्सरसाइज खोलना, एक्सरसाइज खोल के मार तमाम एग्जाम में आए हुए सवाल मिल जाएंगे।
XeF6 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 कर रहा है, XeO3 वैसे अच्छा 1 स्टेप ही है, तो XeOF4 प्लस 2HF आपने चैप्टर डी ब्लॉक चैप्टर पी ब्लॉक लास्ट चैप्टर जो है नोबल गैसेस में पढ़ा था। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता तो XeO3 बनता और 6HF बनता, लेकिन इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है, 1 स्टेप है भी, है ना। इसके बाद इसने बोला कि इसके लिए जो K था वो था K1। अब क्या हुआ कि इसने Xe दूसरा रिएक्शन बना रहा है ये, और दूसरा रिएक्शन है इसका XeO4। अच्छा ओके ठीक है, XeO4 प्लस XeOF4, वही मैं कहूँ XeO4 तो बन ही नहीं सकता, XeOF4 plus XeF6 plus XeF6 and that gives him what? XeOF4 कुछ मैंने गलती किया कि हाँ XeO4 ही दिया है इसने, चलो तो ये अलग से दिया, हाइड्रोलिसिस से नहीं बना है, लेकिन ये है ना XeO4 plus XeF6 gives you XeOF4 plus XeO3F2 plus XeO3F2 और इसके लिए दिया है K2। वो पूछ रहा है इन दो रिएक्शंस का K दिया है, और तीसरी रिएक्शन एक और दे रहा है, बोल रहा है XeO4 plus 2HF and that gives me XeO2F2 plus H2O। तो इसके लिए वो आपसे K पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। अब पूरा खेल क्या है, गोलमोल का खेल है पूरा का पूरा, सब लोग समझते हैं ना इस बात को। अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब गोलमोल करना है, मतलब इन दो रिएक्शंस को मिलाकर के ये वाली रिएक्शन बनानी है। ये तो रिएक्टेंट साइड आ रहा है तो सही लिखा है। XeF6 कहाँ आ रहा है, XeF6 इस रिएक्शन में कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये इधर है। और XeOF4 कहाँ आ रहा है, XeOF4 भी नहीं आ रहा है। XeO2F2 XeOF4 ये इधर है, XeO2F2 है क्या कहीं पर, कुछ गलत उतार दिया, इसका मतलब 100% कुछ ना कुछ गलती कर दी। XeF6 plus H2O gives you XeOF4 plus 2HF सही है। फिर XeO4 plus XeF6 gives you XeOF4 XeO3F2 सब सही लिखा है। Then equilibrium constant for XeO4 plus 2HF gives me XeO3F2, ये O3F2 है, प्लस H2O। अब चेक करते हैं कि क्या इन दो रिएक्शंस की मदद से ये तीसरी रिएक्शन डिराइव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तीसरी रिएक्शन क्या दी है, तीसरी रिएक्शन उसने दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, K3 अपन को निकालना है, मतलब K3 ही हमको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। अब सोचो बेटा, इन दो रिएक्शन से हम ये वाली रिएक्शन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऊपर नीचे वाली रिएक्शन जैसी लिखी है वैसी ही लिखनी पड़ेगी। ये वाली जो रिएक्शन है, क्योंकि 2HF और कहीं नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन में है और ये रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। चलो पलट देते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाली रिएक्शन को पलट रहा हूँ, तो लिखूंगा XeOF4 plus 2HF and that gives me XeF6 plus H2O। अब इस रिएक्शन को पलटा तो इसका K क्या होगा, 1/K1 हो जाएगा। ये रिएक्शन सीधी लिखनी है क्योंकि XeO4 रिएक्टेंट साइड पे है, प्लस 2H ये वाली रिएक्शन सीधी लिखनी है, प्लस XeF6। इसमें सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कुछ गलत सलत ना लिख दो। और फिर आ जाएगा XeOF4 प्लस XeO3F2 और ये K2 ही है। चलो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, देखते हैं इन दोनों को प्लस करके क्या कुछ जुगाड़ बन रही है कि नहीं बन रही है। XeF6 से XeF6 कैंसिल हो जाएगा और XeOF4 से XeOF4 कैंसिल हो जाएगा। XeOF4 प्लस 2HF gives me XeO3F2 प्लस H2O। बन गया काम बेटा। बस ये दो रिएक्शन ऐड करके तीसरी रिएक्शन आई है, तो दो रिएक्शन ऐड करके यदि तीसरी रिएक्शन आएगी तो K की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों रिएक्शन का इन दोनों K का मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा XeO4 plus 2HF and that gives me XeO3F2 plus H2O। यदि दो रिएक्शन ऐड करके कोई रिएक्शन आ रही है तो जो K3 की वैल्यू होगी वो उन दोनों के K का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो K2 by K1। क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? सो द आंसर इज K2 by K1, एकदम करेक्ट आंसर है, मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। आप इसको देख सकते हो, ये आपके इलस्ट्रेशन में कोई क्वेश्चन दिया है या फिर
बीबी में दिया है समथिंग लाइक दिस, बट इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको इस क्वेश्चन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आई होप सो सब बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस करें? पहली बात ये डिस्कस करी, मल्टीप्लाई किया तो x की पावर n हो जाएगा। दूसरा क्या डिस्कस किया? दूसरा ये डिस्कस किया अपन ने कि यदि हमने किसी रिएक्शन को पलटा तो k की वैल्यू, पुराने वाले k की वैल्यू नीचे चली जाएगी, k2 बराबर 1/k1 हो जाएगा। यदि किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो k1 की पावर वो कोफिशिएंट हो जाएगा, बराबर k2 हो जाएगा। यदि दो रिएक्शंस को ऐड किया तो जिन दो रिएक्शन को ऐड करके तीसरी रिएक्शन बनी है, उस तीसरी रिएक्शन का k उन दोनों पहली वाली रिएक्शंस जिनको ऐड करके ये तीसरी रिएक्शन निकाली उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? सबको क्लियर है? डन? डन? मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आपका बन गया। अब आप इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो, अलग अलग टाइप के, जो जो आप फेस करोगे। ठीक है बेटा। अब आता है फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या क्या चीजें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करती है? देखो, यदि आपने इनिशियल मोल्स में कोई परिवर्तन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने प्रेशर में कोई परिवर्तन किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने जो है कैटलिस्ट मिलाया तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वॉल्यूम में चेंज किया तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से, बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टोइशियोमेट्री आपको रिएक्शन की नहीं बदलना है, स्टोइशियोमेट्री रिएक्शन की नहीं बदलना है, रिएक्शन को अलटना पलटना नहीं है। यदि सेम रिएक्शन है, यदि सेम स्टोइशियोमेट्री के साथ सेम रिएक्शन है, यदि सेम स्टोइशियोमेट्री के साथ सेम रिएक्शन है तो मात्र टेम्परेचर बदलने पर के की वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई होप सो मैं आपको बता चुका बात को। ठीक है बेटा, चाहे कैटलिस्ट मिलाओ चाहे कुछ मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? जल्दी जल्दी हाँ ना बोलना पड़ेगा। कुछ भी मिला लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है। मात्र एक चीज से के की वैल्यू बदलती है, वो टेम्परेचर से बदलती है। चलो, बहुत जल्दी से मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि यदि आपके पास 1 मोल सबस्ट्रेट था तो उसमें से कितने मोल टूट गए, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल सबस्ट्रेट में कितने मोल टूट गए, मान लो x मोल टूट गए तो कितने मोल टूट गए, कितने मोल टूट गए, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो तुम्हारे पास इनिशियल मोल 1 था, इनिशियल मोल टूटे मोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो तुम्हारे पास इनिशियल मोल 1 था, 0.2 मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 होगा। मान लो आपके पास इनिशियल मोल 5 था, 4 मोल टूट गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? कितने मोल टूट गए? हाँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना बेटा। हाँ नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं। 1 मोल में से कितने मोल टूटे? तो 5 में से 4 टूट गए, तो 1 में से कितने टूटेंगे? तो 5 को 1 बनाओ। तो 1 में से कितने टूटेंगे? तो 5 को 1 बनाओ। कैसे बनाओगे? 5 को 5 से डिवाइड करके 1 बनाओगे, तो इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स 4/5। मतलब अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया? ऑल्दो ये उसका कोई ऑफिशियल साइन नहीं होता है कि अल्फा ही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका कोई ऐसा साइन नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली अपन अल्फा लिखते हैं। तो अल्फा बराबर कितना होता है? कितने मोल टूटे, कितने मोल टूटे अपॉन कितने मोल इनिशियली थे, कितने मोल इनिशियली थे, कितने मोल टूटे अपॉन कितने मोल इनिशियली थे, दिस इज अल्फा। ठीक है। अब मान लो इनिशियल मोल मेरे पास 6 थे और 3 मोल टूट गए, तो क्या करूंगा मैं? 1 में से कितने टूटेंगे? डिवाइड बाई 6 करूंगा, डिवाइड बाई 6 करूंगा, या फिर इस फॉर्मूले से जाऊंगा, कितने मोल टूटे? 3 टूटे, इनिशियली कितने थे? 6।
आई होप सो इतने पे बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। तो अल्फा सब लोगों को समझ में आ गया बेटा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कई बार परसेंटेज डिसोसिएशन भी पूछते हैं, तो परसेंटेज डिसोसिएशन जो होता है बेटा वो मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाता है। सो वो होता है बराबर अल्फा इंटू 100। अब अल्फा की वैल्यू 0.2 है और 100 किया तो 20%, तो कितना 80%, तो कितना 3/6 50% हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज वाइज पूछेगा तो 50%। नॉर्मल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये वाली वैल्यू आएगी, 1 से छोटी आएगी। ठीक है बेटा, मिटा दूं इसको मैं। ओके डन। तो ये था नॉर्मल शब्द जिसे बोला गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। सब बच्चों ने समझ लिया कितने टूटे अपॉन इनिशियली कितने थे। बहुत ही काम की छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सब बच्चों को उस पर ध्यान देना ही है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास PCl5 था और एक 5 लीटर के फ्लास्क में था PCl5 गैस 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसने बोला 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे PCl5 मेरे पास मौजूद है। उसके मोल्स तो वो नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं बता रहा है, और बोल रहा है 1 लीटर कैपेसिटी का फ्लास्क है। 1 लीटर कैपेसिटी का फ्लास्क है और बोल रहा है 40% गॉट डिसोसिएटेड, आउट ऑफ विच 40% गॉट डिसोसिएटेड। 40% गॉट डिसोसिएटेड, तो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होगी। कितना होगा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि 40% टूट गया है, 1 लीटर फ्लास्क है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुम लोग बता सकते हो क्या? यार इतना समय नहीं लगना चाहिए था भाई। यार नेटवर्क इशू है क्या, इतना देर लगती है क्या ये सड़ा सा क्वेश्चन आंसर देने में? हाँ ठीक है कौस्तुभ एकदम करेक्ट है बेटा, सिर्फ कौस्तुभ ने ही आंसर दिया है। गौरी ये ओके, और किसी का आ रहा है आंसर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा हूँ, कौस्तुभ ने एक आंसर दिया है, क्वेश्चन बता दो सर। भाई 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे PCl5 लिया है, इनिशियल मोल नहीं बताए कितने हैं, 40% डिसोसिएशन हो गया है, 1 लीटर का फ्लास्क है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ऑफ कोर्स दिस इज 0.4। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? अरे अभी तो बताया था, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू 100 बराबर परसेंटेज डिसोसिएशन बताया था ना। ये सवाल थोड़ी ना था बेटा, ये तो बंदा ऐसे ही पूछ लिया था मैंने मजे लेने के लिए, है ना। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है? 40 है बाई 100 इज इक्वल्स टू अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर 0.4। ठीक है ना, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन एक्चुअल क्या था? केसी निकालना था। एक्चुअल क्वेश्चन ये था केसी निकालना था, लेकिन मैंने सोचा आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ, तो आपने उसमें समय लगा दिया। कौस्तुभ का आंसर सबसे पहले सही आया था। ठीक है, केसी, केसी की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? जल्दी बोलना पड़ेगा, केसी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर बता सकते हो? रिवीजन चल रहा है अब तो आना चाहिए था। केसी की वैल्यू कितनी आएगी? चलो मैं करता हूँ या आप ही बता दोगे? जल्दी बता दो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। PCl5 का डिसोसिएशन हुआ तो क्या बनाएगा? PCl3 बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा। बोलो बनाएगा? इसका इनिशियल मोल 1 लिया माइनस 0.4, ये भी 0.4, ये भी 0.4, क्योंकि 40% टूटा मतलब 0.4 टूटा। यदि ये 0.4 टूटा तो ये भी 0.4 बनेगा। याद करो मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, इसके कितने मोल टूटे से यदि इसके मोल पता लगाने कितने बने, तो इसके जो मोल टूटे उसको इसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करके इसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। 0.4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू दिस 0.4 आया, ये भी 0.4 आया। तो अब ये तो आया क्या? मोल्स आ गए तुम्हारे, लेकिन तुम्हें तो कंसंट्रेशन निकालना है, लेकिन वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया है तो कंसंट्रेशन भी बाई 1 सेम ही आएगा। अब तुम्हारी केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6। क्या सबको बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये आ जाएगा केसी। बहुत ही सिंपल सड़ा हुआ सवाल था, हालांकि आपको और जल्दी इस सवाल को करना चाहिए। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये रहा। अब और बातें करते हैं, थोड़ी कोर बातें करते हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन के हिसाब से बातें करेंगे, है ना। ऐसे मैं टाइम पास नहीं करूंगा कि आपको
के कैसे लिखना है वो सब सिखाऊं। के लिखना तो सब लोगों को आता है ना, के तो सब लोग लिख लो, केसी और केपी सब लोग लिख लेते हैं। चलो एक एक उस पर करा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास अमोनिया है और अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, करेक्ट है, into N2 + 3H2। अब इसमें तुम्हें Kc लिखना है और Kp लिखना है, तो कैसे लिखोगे वो बताता हूँ। Kc लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके इनिशियल मोल तुम्हें दिए हैं, मान लो इसके इनिशियल मोल तुम्हें दे दिए कितने, 4 मोल दे दिए, ठीक है। तो इनिशियल मोल इसका 0, इसका 0 होगा, ये है मोल, ये क्या है, ये है मोल। और मोल किसी भी तरीके से दे सकते हैं, वेट दे सकते हैं, मोल निकालना, मोलैरिटी और वॉल्यूम दे सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर देना, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। खैर इनिशियल मोल तुम्हें 4 दिए, तो इसके 0, इसके 0, और फिर बोला कि ये आगे बढ़ा और इसमें 10% डिकम्पोजिशन हो गया। तो 10% का मतलब क्या हुआ बेटा, 10% का मतलब कितना हुआ, 4/0.1। अरे 4 मोल का 10% कितना होगा यार, 10% डिकम्पोजिशन हुआ है, 4 मोल का 10% निकालना ना बेटा, तो 0.4 आएगा ना बच्चे, 0.1 नहीं आएगा, 0.4 आएगा ना। 10% इसका डिकम्पोज हो गया, ठीक है। 10% डिकम्पोज। अब इसको किस किस भाषा में दे सकता है, डिकम्पोज, इसको वो ये भी बोल सकता था अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1, या बोल सकता था अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1, करेक्ट है बेटा। जो भी बोले, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है 4 माइनस 4 अल्फा। इनिशियल मोल जो लिए थे वो, इनिशियल मोल जो लिए थे वो, इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इतना डिसोसिएट होता है। इनिशियल मोल जो लिए थे वो, स्टोइचियोमेट्री नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल मोल जो लिए थे वो इनटू अल्फा, इससे मतलब नहीं कि आपकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, 4 अल्फा होगा ये। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? आपका ये कितना जाएगा, ये जाएगा 4 अल्फा। मुझे नहीं लग रहा तुम्हें कोई बात समझ में आई, आगे बात समझ में। इधर जब तुम करोगे तो कुछ बच्चा ये कर सकता है, इसको 2 अल्फा लिख दे, 2 अल्फा नहीं है, ये 4 अल्फा है। जो इनिशियल मोल लिए हैं इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू कितने मोल टूटे। इस बात पे सबसे ध्यान देना कि बच्चे गलती इधर ही करते हैं। तुमको पता है ना, अल्फा बराबर होता है कितने टूटे, कितने टूटे अपॉन कितने इनिशियली थे, कितने इनिशियली थे। तो 4 इनिशियली थे और अल्फा टूटे, तो कितने टूटे बराबर अल्फा इंटू कितने इनिशियली थे। इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। क्या बात क्लियर हो गई है बेटा? सब लोग इसमें कोई गलती तो नहीं करोगे? 4 अल्फा आएगा या फिर अल्फा आएगा, इसमें कोई गलती, 4 अल्फा आएगा, 2 अल्फा आएगा या अल्फा आएगा, इसमें कोई गलती तो नहीं होगी ना? वेरी गुड। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, दर्द भरा फॉर्मूला, जो बोर्ड शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है बेटा। लो ठीक है बच्चे, ये देखो, मोल 10% डिकम्पोज, अल्फा बराबर 0.1, 4 माइनस 4 अल्फा, ठीक है बेटा, 4 माइनस 4 अल्फा। यहाँ 4 अल्फा लिखना है। बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, यहाँ 4 अल्फा लिखूं, यहाँ 2 अल्फा लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं। यदि ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो, यदि ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो, यदि ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता तो तुम्हें यहाँ जो लिखना है वो लिख मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा इतनी बात? लेकिन जो भी लिखोगे यहाँ पे उसका मतलब होगा इसके कितने मोल टूटे। जैसे इसको 4 माइनस एक्स भी लिख सकते थे, फिर एक्स का मतलब क्या होता, फिर एक्स का मतलब होता कितने मोल टूटे, फिर एक्स का क्या मतलब होता, एक्स का मतलब होता कितने मोल टूटे, वो बराबर 4 अल्फा के होता, जहां पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना चाहिए। यदि कोई बोल दे ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, तो इस 4 अल्फा का कोई मतलब नहीं। तुम्हें हाँ ना बोलना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहुत कोर कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, बहुत माइन्यूट माइन्यूट बात बता रहा हूँ, ठीक। मैं चाहूं तो यहाँ पर 4 माइनस और कोई भी आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, लेकिन एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा, कितने मोल टूटे, ये मतलब होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो यहाँ पर 4 माइनस बीपीएस लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ बीपीएस का मतलब क्या होगा, कितने मोल टूटे। मैं चाहूं तो 4 माइनस यहाँ पर नंदू लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर नंदू का मतलब क्या होगा, यहाँ पर नंदू का मतलब होगा कितने मोल टूटे। क्या सबको बात क्लियर है? मैं 4 माइनस दुष्यंत लिख सकता हूँ, क्या बात क्लियर है? लेकिन यहाँ दुष्यंत का मतलब क्या होगा, कितने मोल टूटे, ठीक। आई होप सो इतने एग्जाम्पल काफी थे, आई होप सो इतने एग्जाम्पल काफी थे, ठीक है बेटा, ओके डन। अब सुनो, अब सुनो,
तो स्टोइशियोमेट्री का रोल क्या है? तो स्टोइशियोमेट्री का रोल क्या है? फिर एक ही रोल है स्टोइशियोमेट्री का, इसके मोल इतने टूटे हैं तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, वो स्टोइशियोमेट्री डिसाइड करती है। इसके 4 अल्फा टूटे हैं तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, वो इक्वेशन की स्टोइशियोमेट्री डिसाइड करेगी। हाँ, इफ अल्फा इज नॉट डिग्री ऑफ डिसीजन तो 4 अल्फा का कोई मतलब नहीं। इफ अल्फा इज नॉट डिग्री ऑफ डिसीजन तो अल्फा का कोई मतलब नहीं है। फिर 4 अल्फा बराबर तुम्हें मानना पड़ेगा ये जो भी है, लेकिन 4 अल्फा है कितने मोल टूटे। हालांकि ऐसा एग्जाम में कोई करता नहीं है, वो तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ। आप तो दो ही वेरिएबल से आगे बढ़ोगे, 4 अल्फा और एक्स से। ये कोई वेरिएबल थोड़ी नहीं देगा तुम्हें, बीपीएस कोई वेरिएबल देगा तुमको, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए आपसे बोल रहा हूँ। आप 2 बार लिख लो तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो, तो ये 4 अल्फा है। तो ये स्टोइशियोमेट्री क्या डिसाइड करे, इसके कितने बनेंगे, तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने गए अपॉन इसकी स्टोइशियोमेट्री इनटू इसकी स्टोइशियोमेट्री। इसके कितने गए अपॉन इसकी स्टोइशियोमेट्री इनटू इसकी स्टोइशियोमेट्री, मतलब 4 अल्फा बाई 2 इंटू 1 बराबर 2 अल्फा। 4 अल्फा बाई 2 इंटू 3, 4 alpha by 2 into 3, so that becomes 4 alpha by 2 into 3 is equals to कितना हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 6 अल्फा, और ये भी कट जाएगा 2 बार तो 2 अल्फा हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा? यदि यहाँ x होता, मान लो तुम x के टर्म्स में देखना चाह रहे हो, तो इसके x गए तो इसके कितने बने, x by 2 into 1, तो x by 2 बन जाता, x by 2 into 3, so 3x by 2 बन जाता। क्या सबको बात समझ में आ रही है बेटा? इसका x y z गया तो इसका कितना बना, इसका बनता x y z by 2 into 1, x y z by 2 बनता। इसका कितना बनता, x y z by 2 into 3, ये कितना बनता, bps by 2 into 1, bps by 2 into 3, then Nandu and then Dushyant. I suppose that सब लोग को बात समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। चलो इसको मिटा दूं बेटा, यदि आप लोग कहें तो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, लेकिन मैं इसके बाद इसको मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी मिटाओ दिस। अब सुनो, इससे आप क्या कर रहे थे, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखो अभी आपने क्या किया था, आपके पास रिएक्शन थी 2 अमोनिया gives me N2 plus 3H2। ठीक, इसके इनिशियल मोल मान लो उसने 4 दिए, उसने बोला इसके x मोल टूट गए, तो ये x मोल टूटे इसके, तो ये वाले कितने बनेंगे, x by 2, और ये कितने बनेंगे 3x by 2। पर अभी ये मोल आए हैं, सिर्फ अभी ये सिर्फ मोल आए हैं बेटा, कंसंट्रेशन नहीं आए। कंसंट्रेशन के लिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। यदि लीटर 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि लीटर 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, या जो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाते हैं, तो फिर तुम्हें वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इधर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। सो दिस बिकम्स 4 - x by v, x by 2v, 3x by 2v। अब इसको तुम पुट कर दो केसी की वैल्यू में, केसी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये बेसिक स्टेप तुम्हें उठाने हैं। तो अब केसी की वैल्यू तुम आराम से लिख सकते हो, x by 2v की पावर 1 और 3x by 2v की पावर 3 अपॉन 4 - x by v की पावर 2। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोग को? क्या बात सबको क्लियर है? सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है ना? दिक्कत ये नहीं है बेटा जो आप लास्ट में लिख रहे हो, ये बहुत सरल है। सिर्फ वो जो पहले आपने लिखा है ना, वो सब अपन को देखना है बहुत अच्छे से। ठीक है दुगरी, आपका कंसर्न। आपने बोला कहीं पे सर आप 4x ले लेते हो, कहीं पे आप x ले लेते हो, तो क्या ये गलत है कि नहीं है? बिल्कुल भी गलत नहीं बेटा, एकदम सही है। वहां यहाँ x का क्या मतलब है, इधर x का मतलब है कितने मोल टूटे, और जब 4x लूंगा तो उस x का मतलब क्या होगा, उस x का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। गौरी बेटा यदि मैं यहाँ पे -4x लिखता तो उस x का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता, और यहाँ पर x लिखा है तो इस x का मतलब क्या है, कितने मोल टूटे। हमें किससे मतलब है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कि कितने मोल टूटे उससे।
तो चाहे तो तू 4x लिख के भी कर सकती है, लेकिन वहां पे x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होगा डिग्री ऑफ डिसीजन। गौरी लास्ट क्वेश्चन बेटा समझी नहीं, लास्ट क्वेश्चन इसलिए तो समझाया था बेटा तेरे को इतने डिटेल में, जिससे ये बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। जो लास्ट क्वेश्चन उसको ढंग से देखो, मैंने कभी लिखा है आपको अल्फा के टर्म में लिखा है 4 अल्फा और कभी उसी को x लिख दिया, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। और मैंने आपसे पहले ही बोला तो जो अल्फा है उसका कोई ये मतलब यूनिवर्सल डेजिग्नेशन नहीं कि अल्फा का मतलब ही डिग्री ऑफ डिसीजन होता है, x y z कुछ भी अल्फा हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना बच्चे। तो ये आ गया समझ में। सर कब स्टोइशियोमेट्री लेते हैं, आपकी इच्छा, आप चाहो तो लो, आप चाहो तो मत लो। मतलब स्टोइशियोमेट्री मतलब क्या पूछ रही गौरी, 4 अल्फा बेटा सो गई थी तू बीच में, जरूर 100% सो गई थी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर लिया था। स्टोइशियोमेट्री का सिर्फ एक ही यूज है बेटा, और यूज ये है कि इसके मोल तुम्हें पता लग गए कितने टूटे तो इसके कितने बनेंगे, वो स्टोइशियोमेट्री का यूज है। यहाँ तू एक्स वाई जेड कुछ भी ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ऐसे नहीं सुनना है जैसे इस बार सुना है, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में इतने सारे एग्जाम्पल लेके आपको वो बात समझा दी थी। आपको जो मर्जी आप लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इधर लिखा है इसका मतलब ये होना चाहिए कितने मोल टूटे, कितने मोल टूटे। यहाँ 4 अल्फा लिखो तो उसका मतलब भी कितने मोल टूटे हैं, लेकिन वहां अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। इधर तुमने डायरेक्ट एक्स लिखा है तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, इसका मतलब है कितने मोल टूटे। एक्स की जगह वाई भी लिख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है? ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब भी ना आए समझ में बेटा तो फिर डिटेल लेक्चर देखो। कौन सा वाला, जो मैंने तुम्हें 15-15 लेक्चर में पढ़ाया है, फिर वो वाला देखना है, ठीक। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई सब लोग को, है ना, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया वो पीडीएफ बना के भेज देना ना, कुछ लोगों के छूट भी गए स्क्रीनशॉट। तो अब मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि इस सवाल पे आपने थोड़ा कचरा किया, तो सोच रहा हूँ एक और ले लो। PCl5 gives me PCl3 plus Cl2, करेक्ट है बेटा, PCl3 plus Cl ये दे रहा है। वॉल्यूम वाला एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो सबके दे रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है ना। अब आप मानो ये बात कि यदि उसने क्या किया, उसने आपको ये बोल दिया कि इनिशियली जो है ये तीनों गैसेस है, ये तीनों गैसेस है, ये तीनों गैसेस है, ठीक है। अब उसने आपको ये बोला कि, उसने आपको ये बोला कि टाम टूम चकाम के चाहिए दुम दुम, उसने आपको ये बोला कि इसके इनिशियल वॉल्यूम लिया गया 5 लीटर। दुष्यंत ने बोला वॉल्यूम ले लो, चल बेटा वॉल्यूम ले लेते हैं। इसका इनिशियल वॉल्यूम लिया गया 5 लीटर और एक ही कंटेनर के अंदर ये रखा है, और एक ही कंटेनर के अंदर ये रखा है, और ये वॉल्यूम किसका है, PCl5 का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसका है, PCl5 का वॉल्यूम है। दुष्यंत क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। ये किसका वॉल्यूम है, ये PCl5 का वॉल्यूम है, ठीक है, PCl5 का वॉल्यूम है। और ये वाली रिएक्शन में कंफ्यूजन कर सकता है थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा सा रिएक्शन को चेंज कर देता हूं, क्योंकि वरना क्या होगा, मुझे कैलकुलेशंस मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरली, ठीक। सुनना बात को ध्यान से, मैं रिएक्शन करता हूं 2HI gives me H2 plus I2, तीनों की तीनों गैसेज है। इसका इनिशियल 5 लीटर ले लिया HI का, ठीक। अब मैंने बोला ये कुछ लीटर तक टूट गया, कितने लीटर तक तोड़ दूं इसको बताओ बेटा, कितने लीटर तक तोड़ दूं, या डिग्री ऑफ डिसीजन दे दिया। उसने बोला डिग्री ऑफ डिसीजन वाज, डिग्री ऑफ डिसीजन बोलो नन्नी, डिग्री ऑफ डिसीजन बोलो, कितना ले ले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो बेटा, कितना ले ले, 60% ले लेते, दोनों की बात हो जाएगी, 60% या 0.6, 60% या 0.6 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले लिया। अब सोच गौरी बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये 5 था तो ये होगा 5 अल्फा, 5 अल्फा, या 60% टूटा है तो आप चाहते तो आप ये भी बोल सकते थे परसेंटेज डिसीजन बराबर, ठीक है ना, वो फॉर्मूले से आ जाता कितने मोल टूटे अपॉन कितने मोल इनिशियली थे इनटू अल्फा, और अल्फा होता है तो परसेंटेज डिसीजन डिवाइडेड बाय 100, उससे आ जाता आपका, है ना। अल्फा आप निकालते तो क्या होता, अल्फा होता परसेंटेज डिसोसिएशन बाय 100, और अल्फा बराबर किसके होता है बेटा, कितने मोल टूटे अपॉन कितने मोल इनिशियली थे। सो एक्स बाई इनिशियली कितने थे 5 इज इक्वल टू अल्फा परसेंटेज डिसीजन बाई 100, वो अल्फा है, और परसेंटेज डिसीजन कितना बोला अपन ने 60% बोला, 60% बोला तो ये 0.6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 आ जाएगी, तो 5 अल्फा रखेंगे तो भी वही आएगी बेटा। सो 5 - 5 अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या है
परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 100, तो 0.6 है वो, तो 0.6 है वो। मतलब अब इसको मैं 5-3 लिख सकता हूँ, 5-3 लिख सकता हूँ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा हाँ, उस तरफ का नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, अब देख लो इस तरफ का। अल्फा बराबर परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100 होता है बेटा, अल्फा बराबर परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100 होता है कि नहीं होता है? परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100 विच इज इक्वल टू कितने मोल टूटे अपॉन कितने मोल इनिशियली थे, और परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100 0.6 आया, तो 5 इंटू 0.6 बराबर 0.3 हो गया। अब कोई बात नहीं, इधर देख लो, इधर का पूरा दे रहा है ना दिखाई तुमको, सुनना, ये आया 5 अल्फा, 5 - 5 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू परसेंटेज डिसोसिएशन बाई 100 जो वहां लिखा है वो मैंने अब यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो दिस बिकम्स परसेंटेज डिसोसिएशन बराबर कितना है, 60/100 0.6, तो 5 इंटू 0.6 3 आ जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बोलो बेटा, बात क्लियर है? अब सुन गौरी, 5 अल्फा लिख सकती है या 3 लिख सकती है, कुछ भी लिख सकती है। 3 का मतलब क्या है बेटा, वो x, और 5 अल्फा का मतलब क्या है, ये भी x है, बट इन टर्म्स ऑफ अल्फा आपने वैल्यू लिखी है, ठीक है बच्चे। 3 लिखना था, किसी के भी टर्म में तू लिख दे, तो यहाँ पे x लिख देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 - x लिखता तो x का मतलब क्या होता, 5 अल्फा ही होता। खैर, अब इसके 3 है तो इसके कितने बनेंगे, इसके यदि 3 लीटर गया है, अब सुनो, तुम बोलोगे सर ये तो वॉल्यूम था, आपने उसको मोल की तरह तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आपको पता है कि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम बनी हुई है यहाँ पे। जब प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम बनी हुई है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लाइट चली गई है। जब प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम बनी हुई है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम को मोल मानते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर रख दिया, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी काय में, चैप्टर मोल कंसेप्ट में अभी भी पढ़ाई थी बेटा। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन तो होगी क्योंकि एक ही वेसल में है, तो एक ही वेसल में है, वो भी अपने अपन ने अपनी सुविधा के लिए लिख दिया। वैसे कॉमन सेंस से भी अपन निकाल सकते थे इस बात को कि एक ही वेसल में है चीज। क्या बात क्लियर है बेटा? और एग्जामिनर आसानी करने के लिए बोल देगा इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर, इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो तुम्हें नीचे वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, तुम्हारे पास ये आ गया 5 - 3, यहां तक इसको लॉक कर दें, 5 - 3, इसके 3 मोल गए तो इसके कितने बनेंगे, 3/2 इंटू ए, मतलब 3/2। इसके कितने बनेंगे, 3/2। खत्म बात, आ गया आंसर। केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 5 - 3, ये कितना था, 2 इंटू 2, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या सबको बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ओके डन बच्चों, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम वाला सवाल भी मैंने आपको करवा दिया, अभी प्रेशर वाले भी करवाऊंगा। पहले मैं केसी से डील कर लूं फिर केपी पे जाऊंगा। इस चैप्टर में यही तो बात है, यही तो समझना अपन को, केपी केसी निकालना कैसे। मैं मिटा रहा हूँ इसको। लाइट प्रॉपर है ना, क्योंकि उतनी सुंदर नहीं है लाइट, लेकिन ठीक है, दिख रहा है कि चमक रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ज्यादा चमक तो नहीं रहा, थोड़ा सा शाइन कर रहा है। हाँ ये तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा शाइन कर रहा है। चलो देखते हैं बेटा, 10-5 मिनट में आ जाएगी वैसे लाइट। हम्म इन्वर्टर पे एक लाइट है पर वो एक ही है। आई डोंट नो अब ज्यादा चमक रहा है क्या, अब ज्यादा चमक रहा है पहले से।
ओके बेटा, आई सपोज दैट नाउ इट इज ऑल राइट, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, फिर भी ठीक लग रहा है पहले से, है ना? तो ठीक लग रहा है ना? ओके चलो लेट्स बिगिन नाउ वंस अगेन। तो अपन केपी केसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, अपन केपी केसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, केसी की बात हम लोग कर रहे थे, 2 मोल अमोनिया एंड ऑल, वो सब अपन ने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। अरे यार ये 1 सेकंड रुकना जरा बेटा। यस, तो बेटा वो वाला सवाल आपका, लीटर वाला सवाल भी आपको समझ में, मतलब वॉल्यूम वाला सवाल भी समझ में आ गया, ठीक? अब सुनो आप। नहीं बेटा, वो माइक अनम्यूट करके बहुत समस्या खड़ी हो जाती है, अभी नहीं कर सकता अनम्यूट। अनम्यूट करते हैं तो बहुत लोगों की आवाजें आने लग जाती हैं और लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते। मैंने कोशिश करी है वैसे, यदि किसी बच्चे को बहुत जोर से अनम्यूट करवाना है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन यदि कुछ बहुत जोर से अनम्यूट नहीं कराना है तो फिर नम्रता, नम्रता आस्क टू अनम्यूट। हाँ नम्रता, आपको क्या डाउट पूछना है आप पूछ सकते हो अपना डाउट वैसे। चलो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोलो नम्रता। बेटा नम्रता, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट करने का, तो आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर, थोड़ी बात और करते हैं अपन। तो अपन बात कर रहे थे, कुछ देखो डिस्टरबेंस हो गया इस सब चक्कर में केपी केसी के क्वेश्चंस में, है ना? अब चलो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई डाउट भी नहीं आ रहा है, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन, ठीक? केसी निकालना सबको आ गया बेटा? केसी कैसे निकालना है, केसी की क्या क्या प्रोसेस करनी है अपन को सबको क्लियर है? तो मैं अब केपी के बारे में आपको बताता हूँ कि केपी में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, फिर उसके बाद सवाल ले लेंगे, है ना? केपी कैसे निकालते हैं वो ले लेते हैं, फिर सवालों को लेना चालू करेंगे। मान लो कोई रिएक्शन है, यही सबसे ज्यादा टिपिकल रिएक्शन होती है जो हम देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टोइचियोमेट्री आ रही है लगभग, करने को कुछ भी कर लो, लेकिन ये किताबों में जो दी है उसमें बात कर रहे हैं। अब केपी निकालना है ना, केपी में हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है, केपी में हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है। मान लो इसके इनिशियल मोल मैंने 2 ले लिए, मान लो इसके इनिशियल मोल मैंने 2 ले लिए। अब ये कितने मोल टूटेगा इसका, मान लो एक्स मोल टूटा इसका, मान लो एक्स मोल टूटा इसका, एक्स मानू कि 2 अल्फा मानू, कुछ भी मानू, दोनों केस में करेक्ट होगा। कुछ भी मानू, मैं एक्स मानू या मैं 2x मानू, कुछ भी मानू, दोनों करेक्ट है, ठीक है? सो मैंने लिखा 2 माइनस एक्स, और ये लिखा मैंने, ये कितना लिखूंगा फिर, यदि ये x लिखा है तो ये कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, ये x है तो वो कितना आएगा? 2 बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का गलत है, गौरी का आंसर सही है, हाँ दृष्टि का आंसर भी सही है, मुस्कान का आंसर भी सही है। अब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, x/2 आएगा, x बोल दिया था कुछ बच्चों ने आंसर, इसको डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री, इसका आंसर कितना आएगा? क्या वो 3x/2 आएगा बेटा? क्योंकि x/2 तो इधर से ही ले जाना है, x/2 इसकी स्टोइचियोमेट्री में 1, x/2 into 3, इसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो 3, करेक्ट है बेटा? ये क्या है, ये मोल्स है, ये क्या है, ये मोल्स है। और जब केपी निकालते हैं तो इसके बाद अपन टोटल मोल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर निकालो, अब टोटल मोल निकालो, टोटल मोल इन सबको ऐड कर दो, तो 2 माइनस एक्स, x/2 3x/2, ये 2x हुआ, 2x माइनस एक्स कितना होता है? 2 प्लस एक्स आ जाएगा भाई, x/2 मतलब आधा और ये 1.5 मतलब 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा प्लस का, सो 2 प्लस एक्स आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या निकालोगे आप? अब आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन, अब निकालोगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, इसके मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, x अपॉन x/2 इंटू 2 प्लस एक्स, और ये आएगा 3x/2 इंटू 2 प्लस एक्स। क्या ये आ गया जो आपको चाहिए था? नहीं, आपको तो पार्शियल प्रेशर चाहिए था, तो पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? पार्शियल प्रेशर बराबर होगा, ये मोल फ्रैक्शन आया है 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी टोटल, और x/2 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू पी टोटल, 3x/2 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू पी टोटल, करेक्ट है बेटा? ये आ गया आपके पास ओवरऑल। अब ये पार्शियल प्रेशर आ गया, अब आपको क्या लिखना है? केपी लिखना है, तो आप समझ लो केपी की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आपको पता है कि केपी की वैल्यू होती है बराबर इसका पार्शियल प्रेशर
PN2 की पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री, PH2 की पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री अपॉन PNH3 इसकी पावर इसकी स्टोइचियोमेट्री। अब उसमें उठा करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये सब पार्शियल प्रेशर आपके पास कैलकुलेट हो गए, इनको उठा के इधर रखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, ये वाला, की पावर 1 कर दो, इसकी पावर 3 कर दो, इसकी पावर 2 कर दो। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? ये तो मैथमेटिक्स है, रियलिटी में इतना मैथ्स तो आपको करना नहीं है, आपको वैल्यूज दी होंगी, आपको वैल्यूज लेके करना है। तो वैल्यूज समेत एक सवाल करवा देते हैं आपको। क्या फील आ गई सब लोगों को कैसे करना है? स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक स्टेप बहुत मजबूत होने चाहिए आपके, किसी भी प्रकार का सवाल हो बेसिक स्टेप मजबूत होना चाहिए। बेसिक स्टेप क्या है? इनिशियल मोल पता होने चाहिए, फिर ये -x, ये क्या लिखना है, x/2 3x/2 लिखना। बच्चे इधर ही गलती कर देते हैं, आगे के स्टेप्स में तो कचरा होना ही होना है। मेरे से कचरा क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे बेसिक स्टेप्स एकदम करेक्ट है। उसका कारण है कि मैंने उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है। ऑब्वियसली इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। आपको भी कर लेनी है, लेकिन एक हद तक। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं कि जितने नीट में मैं सवाल सही करूंगा उतने आप सवाल सही करो। मैं तो 50 में से 50 या 49 या 48 सही कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन किसी के भी गलत हो सकते हैं जल्दबाजी में, किसी के भी हो सकते हैं गलत, ऐसा है। पर आप कम से कम 40 क्वेश्चन करो, 45 क्वेश्चन, 45 तो नहीं कर सकते, मतलब कर भी सकते हो यदि बहुत आसान पेपर है इस साल जैसा, लेकिन गलती कभी भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो इस पे डिस्कशन नहीं करते। क्या ये बात सबको आगे बेटा समझ में? जल्दी बोलो, क्या सबको इतनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ओके चलो, तो ये एक बात हुई। अब इसी कैटेगरी में ये इनिशियल मोल दिए थे तब अपन ने ऐसे किया, इसके इनिशियल मोल दिए थे तब अपन ने इसको ऐसे किया। अब इसी कैटेगरी में केपी में एक सवाल ऐसा, अच्छा पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें फिर वो वाले सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। इसी सवाल की प्रैक्टिस करते पहले, है ना। इस सवाल की प्रैक्टिस करूं तो इधर N2 हो गया और ये हो गया 3H2। अब इसको एक वेसल में बंद कर देते हैं, ठीक, एक वेसल में बंद कर देते हैं। उसने बोला इनिशियल मोल ऑफ अमोनिया, एन अमोनिया इनिशियली जो था वो था कितना ले लें, 6 मोल ले लेते हैं। इनिशियली था 6 मोल, अल्फा बराबर 0.5, अल्फा बराबर 0.5 है। और इसका जो पी टोटल है, पी टोटल बराबर है 10 ATM। बताओ केपी की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये उसी पे आधारित सवाल है जो अभी किया आपने। तुरंत प्रभाव से लिखेंगे कि अपन 2 अमोनिया गिव्स मी N2 + 3H2। इनिशियल मोल कितना दिया बेटा 6, गया कितना 0.5, तो 6 × 0.5। अब ये 3 गया तो इसको लिखा 6 - 3, ये 3 गया तो ये कितना बना 3/2 × 1, ये 1.5 बन गया। ये कितना बना 3/2 × 3, 4.5 बन गया। ठीक है, वैसे भी इसके 3 गुना बनेगा, 4.5 बन गया। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? ये तो हो गए मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम इतने हो गए बेटा। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर 3 + 6 बराबर 9, 9 मोल्स। ठीक है, कितने हो गए 9 मोल्स। तो अब इसका वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका? तो इसके मोल फ्रैक्शन को यदि लिया जाए तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा 3/9, मतलब 1/3। इसका 3/2/9, 3/2/9, 3 से 3 बार कटा 1/6, और इसका होगा 9/2 × 9 बराबर 1/2। देखो बेटा मैंने कोई गलती तो नहीं करी। इसके 3 थे तो 3/9, 3/9 1/3, इसके 1.5 थे 1/6 सही है, 1/2 सही है। तो ये क्या आ गया बेटा? क्या आप लोगों ने सबने मेरे साथ इसको सही समझा है ना? मोल फ्रैक्शन निकालना सबको आ गया ना? मोल फ्रैक्शन आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर निकालना है। नीचे दिख रहा है क्या अभी भी? अभी भी नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है नीचे? अब तो दिख रहा है ना नीचे? अरे अब तो दिख रहा होगा बेटा। हाँ, तो अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इधर ही लिख दूं क्या? पार्शियल प्रेशर बराबर 1/3 × 10, 10/3 कितना आ गया बेटा? 10/3। और ये कितना हो जाएगा? इनटू पी टोटल 10/6, और ये कितना हो जाएगा? 10/2। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, मतलब ये 5 ATM आ जाएगा।
ये कितना आ जाएगा 10/6 ATM आ जाएगा और ये आ जाएगा 10/3 ATM। अब KP निकाल सकते हो, KP बराबर कितना हुआ 5 की पावर 3 और 1/6 की पावर सॉरी 10/6 की पावर 10/6 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 10/3 की पावर 2। ये 10/3 था ना? क्या सबको बात क्लियर है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब इसका जो आंसर आ जाए बेटा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और सवाल क्लियर करता हूं आपको इसी कैटेगरी पे। चलो, अब देखा जाए तो मान लो मैं एक सवाल लूं, PCl5 gives me PCl3 plus Cl2, ठीक है ना? और उसने इसका इनिशियल प्रेशर तुमको दिया है, उसने इसका इनिशियल प्रेशर तुमको दिया है और कुछ नहीं दिया। क्या दिया? इनिशियल प्रेशर दिया। उसने बोला इसका इनिशियल प्रेशर 10 ATM। उसने बोला इसका इनिशियल प्रेशर जो है, किसका इनिशियल प्रेशर है? PCl5 का इनिशियल प्रेशर है 10 ATM। सेम कंडीशंस दी हैं सभी के लिए, सभी के लिए सेम कंडीशन दी है। ठीक है, 1 लीटर के वेसल में ले लिया और उसने बोला कि PCl5 जो गैस थी, PCl5 जो गैस थी, ये सब गैस है, 40% टूट गई इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने तक 40% ये टूट गई। तो बताओ कि केपी की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें उसने आपको इनिशियल प्रेशर दे दिया बेटा, उसने आपको इनिशियल मोल नहीं दिए, क्या दिया? इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है और कंडीशन बाकी सब सेम है। तुमको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बोलो बेटा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, वॉल्यूम सबके लिए सेम है, आइडियल गैस ले रहे हैं पर वॉल्यूम सेम है, आर सेम है, temperature same है, so n becomes directly proportional to pressure. Number of moles of a gas will become directly proportional to partial pressure of that gas. Number of moles will become directly proportional to partial pressure of that particular gas. क्लियर है बेटा इतनी बात? तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इधर लिख दूंगा 10 माइनस कितने परसेंट टूट गया था? 40% टूट गया था। 10 माइनस 4, तो ये 4/1 इंटू 1, ये भी 4 और ये भी 4, तो केपी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4/6 इज इक्वल्स टू आंसर। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8/3 विल बी द आंसर। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? दोनों सवाल में अंतर समझो, एक सवाल में आपको इनिशियल मोल दिए थे और एक सवाल में आपको इनिशियल प्रेशर दिया था, और दोनों सवाल को करने का क्या तरीका था सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? डन। अब मैं और अच्छे आपको सवाल कराता हूँ, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको कराता हूँ इस कैटेगरी में। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको कोई चीज ऐसी हो जो वो ना दे एग्जामिनर। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना? देखो, और आप वहां पे फिर ढूंढते रहो उसको, आपको लगा अल्लाह यार ये वाली चीज तो दी नहीं, अब मैं क्या करूँ, कैसे निकालूं इसको, कहाँ से लाऊं इस वैल्यू को। जैसे उसने बोल दिया 2HI gives me H2 plus I2, करेक्ट है, और इसके इनिशियल मोल बोले 4 हैं और इसका अल्फा बराबर है 0.2। बोला केपी बताओ। अब आप घबरा जाओगे, अरे यार केपी पी टोटल तो दिया ही नहीं, अब केपी कैसे बताओ? यार भाई पी टोटल की तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर केसी बराबर केपी हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है, लेकिन केसी निकालने के लिए भी वॉल्यूम चाहिए, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम तो है नहीं, तो कैसे निकालूं? वॉल्यूम की तेरे को जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सारे कटने वाले हैं। ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो क्या होगा? कट जाएगा। तो जब सब कुछ कटने वाला है तो ना तेरे को यहाँ वॉल्यूम की जरूरत है, वेसल के वॉल्यूम की भी जरूरत नहीं है, और पी टोटल की भी जरूरत नहीं है। मेरे को ये बात कंफर्म करो, तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ना तुम्हें यहाँ पर वॉल्यूम की जरूरत है, ना यहाँ तुम्हें पी टोटल की जरूरत है, सिर्फ इनिशियल मोल मिल जाए तो बात समझ में आ जाएगी। यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो बस आ गया सवाल। ये 0.2 है, तो ये 4 माइनस 4 इंटू 0.2 बराबर 0.8 हो जाएगा। तो 4 माइनस 0.8। अब सोचो, ये 0.8 यदि गया तो 0.8/2 इंटू 1, तो ये 0.4 बना और ये भी 0.4 बना। तो केपी बराबर कितना हो जाएगा? अब पी केपी बराबर कितना हो जाएगा?
क्या अपन को समझना ना, तुम्हें इस सवाल में मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी निकाल के करोगे क्या, आखिरकार तो कटते ही है। यदि मान ले तूने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लिए इसके, तो ये कितना आ गया, 4 ही आ गए। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए बेटा, 4 ही आ गए ना। अरे बोलो बेटा, 4 माइनस 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.4, 4 ही आया ना। तो 4 आए, तो तेरे पास इधर कितना होता, तू करता है इसको माइनस दिस, तो ये आता 3.2/4, ये आता 3.2/4 और ये आता 3.2/4। और आखिरकार जब तुम इनकी वैल्यूज रखोगे, इंटू पी टोटल करते, इंटू पी टोटल करते, इंटू पी टोटल करते, जब तुम ये करते, ये ऊपर जाता और ये वाली चीज नीचे आती स्क्वायरिंग के साथ, तो 4 का स्क्वायर 4 और 4 से कट जाता, और पीटी का स्क्वायर पीटी और पीटी से कट जाता। तो कहने का मतलब ये कि जहां डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, वहां सिर्फ मोल ही, मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे वो लिख के ही केपी केसी निकल सकता है। आपको ना वॉल्यूम की जरूरत है, ना पी टोटल की जरूरत है, और ना मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना है। मैंने बोला है यदि सवाल में दी गई इक्वेशन में डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, तो केपी और केसी कैलकुलेट करने में सिर्फ मोल से काम चल जाता है, ना मोल फ्रैक्शन निकालना है, ना आपको टोटल प्रेशर की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना आपको वॉल्यूम की जरूरत है। आप तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे कितने मोल हैं वो लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा? ये आपको कई परेशानियों से बचा लेगा एग्जाम में, ठीक है ना बेटा? ओके। नहीं वरना आप एग्जाम में काफी देर सोचते रहोगे कि यार ये वाली वैल्यू नहीं दी, वो वाली वैल्यू नहीं दी, है ना? किसी वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चल आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक बातें इसलिए मैं आपसे करना चाहता था यहाँ पर। अब मैं आपसे सवाल कुछ अच्छे वाले इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन चलेंगे ली चैटलर्स प्रिंसिपल वगैरह पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे कि मान लो एग्जामिनर ने आपको ये सवाल दिया, उसने बोला एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है जिसमें कि ए प्लस बी गिव्स सी। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए गैस प्लस बी गैस एंड दैट गिव्स मी सी गैस, और ऑब्वियसली देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहता है इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन इन 2 लीटर कंटेनर। इनिशियली 1 मोल of 2 reactant are taken in a container, और कंटेनर कितने लीटर का, 2 लीटर का। 2 लीटर कंटेनर, 20% of A and B container, if at equilibrium 20% of A and B, if at equilibrium 20% of A reacts with the B, 20% of A reacts with the B, बहुत बढ़िया। Find the value of equilibrium constant for the reaction. यदि 20% ने रिएक्ट किया तो आप बताओ कि क्या वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मेरी समझ में तो सरल सवाल है, 1 माइनस 0.2, क्योंकि 20% ने किया, 1 मोल लिया तो 20% मतलब 0.2 गया, तो इसका भी 0.2 गया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? बेटा इसने इसके 20% से रिएक्ट किया, दोनों की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, सेम है, 1 ही है, तो इसका 20% गया तो इसका भी 20% बना गया, तो इसका भी 0.2 बनेगा। क्लियर है? तो अब क्या चाहिए था तुमको, चाहिए था इसका केसी चाहिए था। इसको डिवाइडेड बाय 2 करते, डिवाइडेड बाय 2 करते, डिवाइडेड बाय 2 करते और केसी आ जाता। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है, सबको समझ में आ रहा है? इसलिए किया है क्योंकि मेरे पहले तो मेरे पास सिर्फ मोल ही आए थे, फिर मेरे को कंसंट्रेशन निकालना पड़ा। मुझे नहीं लग रहा तुम लोग को आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब निकाल लो बेटा इसको, क्या आंसर आ जाएगा इसका। 0.2/2 कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और 0.8/2 0.4 हो जाएगा, और ये भी 0.4 हो जाएगा। सो दैट बिकम्स 0.1/0.4/0.4 इज इक्वल्स टू, जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाना चाहिए। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया क्वेश्चन में? 2 लीटर का कंटेनर था, डिवाइड बाय 2 किया था मैंने, स्टोइकियोमेट्री सबकी प्रॉपर रखी थी, बिल्कुल सबकी स्टोइकियोमेट्री। 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन इन अ 2 लीटर फ्लास्क। हर चीज मैंने सही ली थी। अब एक सेकंड में जरा कंफर्म भी कर लो। ये क्या था, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, 0.625 इज द आंसर गिवन। सही है बेटा। एक्चुअली मैंने इसको ढंग से इसलिए देखा, एम्स 2017 क्वेश्चन में मुझे लगा क्या पता क्वेश्चन में कुछ हो। आखिरी तक एक बात समझ में आई, क्वेश्चन बहुत ही घटिया था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है ना बेटा, उतार लो इसको फटाफट। ठीक, एम्स 2017 क्वेश्चन था ये,
आखिरी तक हम सोचते रहे कि क्वेश्चन में कुछ मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इट वाज मोर देन इजी क्वेश्चन, है ना। चलो एम्स के ही और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसमें समझ में आए, कुछ कुछ क्वेश्चन तो अच्छे मिल जाए भगवान। चलो अब क्वेश्चन है जिसमें दिया है, ये भाषा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर and total pressure of 1 atm, A2 vapors contain A2 gas gives me 2A gas, ठीक है ना। बोलता है एट सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm, पी टोटल बराबर कितना दे रहा है, 1 atm दे रहा है। और बोलता है एट सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm, A2 वेपर कंटेन 20% बाई वॉल्यूम ऑफ एटम्स, 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए एटम्स। मतलब ए एटम का जो वॉल्यूम है 20% है। ए एटम का वॉल्यूम जो है कितना है, 20% है। इनिशियली मान लो इसका 1 था, इनिशियली मान लो इसका 1 था, मान सकते हैं क्या, तो इसका 0 रहा होगा। पर आखिरकार इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज 0.2 है। मतलब परसेंटेज ही बोला ना, at equilibrium initially 1 mole of each reactant is taken in 2 liter container. If at equilibrium 20% of A reacts with, नहीं सॉरी गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। टोटल प्रेशर है 1 atm, A2 वेपर कंटेन 20% बाई वॉल्यूम ऑफ A एटम, 20% बाई वॉल्यूम ऑफ A एटम्स। मतलब इसका परसेंटेज कितना बोल रहा है, इसका परसेंटेज बोल रहा है 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए एटम। तो इसका यदि 20% है तो इसका कितना होगा यार, दो ही चीजें तो है वहां पे माई बाप, दो ही चीजें तो है ना वहां पे। यदि ये 0.2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, 0.8 होगा। बाई वॉल्यूम बोला है उसने। अच्छा प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सब कुछ सेम है क्योंकि एक ही वेसल के अंदर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जल्दी बोलो बेटा, प्रेशर तो दिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया ये 0.8 और ये 0.2, ये हो गया इनके मोल्स के बराबर। वो क्या दिया है, 1 atm पी टोटल दिया है। ये हो गया बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो मैं इसको मोल मान लेता हूँ, प्रोपोर्शनल है, मोल मान लेता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स करूं, तो 0.8 बाई 1 और ये 0.2 बाई 1 हो जाएगा। टोटल मोल इसका 0.2 इंटू 0.8, 0.2 प्लस 0.8 1 आता, इंटू पी टोटल वो भी 1 है। तो बस अब केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केपी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 का भी स्क्वायर होगा, 0.2 का स्क्वायर होगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है, अपॉन 0.8 बराबर 0.2 into 0.2 divided by 0.8 is equal to आंसर। आई होप सो सब बच्चों का आंसर समझ में आ गया होगा। 0.05 इसका आंसर आ रहा है। मैं क्योंकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना चाहता हूँ, 0.05 आंसर आ गया। और यही आंसर जो है दिया हुआ था, शायद इसका आंसर है 26 का आंसर है 1, 5 इंटू 10 की पावर -2। ये भी एम्स में क्वेश्चन आया है 2017 में ही। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन क्या था। थोड़ा इंटेलिजेंस का उपयोग हमको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सवाल क्लियर है सब लोग को, ओके डन, डन। एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लोगे ना आराम से। वो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम और मोल कंसेप्ट मिक्स हो रहा है, जो आखिर में मैंने आपको पढ़ाया था। वॉल्यूम डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। Partial pressure of a given gas is directly proportional to its number of moles if all other conditions are kept to be constant, are kept to be the same. If all other conditions are same for every gas, then number of moles of a gas is directly proportional to volume of a particular gas occupied. Volume occupied by a पर्टिकुलर गैस। बिल्कुल सही मुस्कान, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ नंबर को लेकर के था, हाँ नंबर और वॉल्यूम को लेकर थे, सही बात है। और प्रेशर को लेके एक था गे लुजेक लॉ,
याद आया तुम लोगों को? तो प्रेशर को लेकर के भी एक लॉ है और वॉल्यूम को लेकर के भी एक लॉ है. If other conditions are kept constant, partial pressure of a gas is directly proportional to its moles. If other conditions are kept constant, volume occupied by a gas is directly proportional to its number of moles. ये दोनों स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे. This is a mix of two things, mole concept with the chemical equilibrium. ठीक है बेटा? ओके, दोनों की जानकारी हो तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, वरना बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहेगा कि इसको अल्टीमेटली सॉल्व कैसे करना है. मैं मिटा रहा हूं इसको. चलो और अच्छे क्वेश्चन देते हैं कुछ. एक क्वेश्चन एग्जाम का है, ये वाला क्वेश्चन. द AIPMT 2008 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2AB2 and that gives me 2AB plus B2. 2AB plus B2. The degree of dissolution is X is small when compared to 1. The expression relating the degree of dissolution with equilibrium constant Kp and total pressure Ps. वो कह रहा है, ये 2008 का है AIPMT का क्वेश्चन. इसमें बोला है डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर अ गैस AB2. ये डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है बेटा गैस AB2 के लिए. कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है, लेकिन वो बहुत छोटा है 1 की तुलना में. और अब वो रिलेशनशिप पूछ रहा है, द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इफ टोटल प्रेशर इज P. उसने टोटल प्रेशर आपको दिया है P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है X विच इज वेरी लेस देन 1 और Kp आपसे पूछा है. और Kp मतलब Kp पूछा नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X और Kp के बीच में संबंध पूछा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक, चलो कोशिश करते हैं. इसके इनिशियल मोल कितने मान लूं? इसके इनिशियल मोल कितने मान लूं? मेरा मन, मैं जो चाहे वो मान लूं. मेरा मन, मैं जो चाहे वो मान लूं. लेकिन कन्वेंशन ये है कि जब कुछ ना दिया हो तो इसकी जो इनिशियल स्टोइचियोमेट्री दी है उसी को इनिशियल नंबर ऑफ मोल मान लो. बाकी मेरा मन में जो चाहे वो मान लो. आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा. तो फिलहाल कन्वेंशन के हिसाब से 2 लिख देता हूं, -2x वेयर x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है बेटा, where x is degree of dissociation. समझे, 2 अल्फा लिखते थे अपन, लेकिन मैंने बोला था कि अल्फा कोई यूनिवर्सल डेजिग्नेशन नहीं है, उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, xyz कुछ भी लिख सकते हो. तो 2x, here x is degree of dissociation. यदि सिर्फ x होता तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता. यदि मैं लिखूं 2 - x तो here डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है. इसका मतलब है कितने मोल टूटे, यहाँ पे x का मतलब ये है. चलो अब बच्चों 2 - 2x. अब सोचो यदि ये 2x गया तो ये कितना बनेगा? ये भी 2x बनेगा और ये x बनेगा. 2x/2 into 1, 2x/2 into 2, तो ये आ जाएगा 2x/2 into 2, 2x आएगा. 2x/2 into 1, x आएगा. आया समझ में सब लोग को? अब सोचो, अब इसका ये क्या आया? ये तो आया मोल सेट इक्विलिब्रियम. अब टोटल नंबर ऑफ मोल निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 2 - 2x, तो 2 + x आ जाएगा. अब निकालो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 2 - 2x डिवाइडेड बाय 2 + x और 2x डिवाइडेड बाय 2 + x, x/2 + x. अब पार्शियल प्रेशर निकालो. पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? 2 - 2x/2 + x into p टोटल 2x/2 + x into p टोटल और x/2 + x into p टोटल. क्या x इज नेग्लिजिबल? x इज वेरी लेस देन 1, हमें पता है. तो जहां भी प्लस में और माइनस में x है उसको हटा सकते हैं. अरे बोलो यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार. x यदि नेग्लिजिबल है तो x को हटा सकते हैं प्लस और माइनस से. मल्टीप्लिकेशन से नहीं हटा सकते, लेकिन प्लस माइनस से हटा सकते हैं. मल्टीपल डिवीजन से नेग्लिजिबल वैल्यू को नहीं हटा सकते, लेकिन प्लस माइनस से हटा सकते हैं. क्योंकि आप मैथ्स वाले नहीं, इसलिए बात करना जरूरी है. तो इसकी जगह 2 लिख दूं, इसकी जगह 2 लिख दूं. 2 × 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा. अरे ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है. इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ. 2 ने मारा 2 को तो पीटी बचा, तो यहाँ पे पीटी बचा एट द एंड ऑफ द डे. तो ये इधर क्या आ गया? पीटी आ गया. यहाँ पर देख 2x/2, तो क्या ये x आ गया?
हाँ सही है ना, 2x/2, ये x नेग्लिजिबल नहीं है, ये वाला x नेग्लिजिबल है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो गया, गाय प्लस वाला गया, 2 ने मारा 2 को, तो क्या ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा x pt। मुझे नहीं लगा तुम्हें ये समझ में आया। अरे बेटा मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना हटाते, अरे पावर अभी नहीं लगाएंगे, पावर अभी लगाएंगे, रुक जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पावर अभी लगाएंगे, अभी केपी कहाँ लिख रहा है, अभी तो पार्शियल प्रेशर लिख रहा है। अब सोच कि एक्स पीटी हो जाएगा यहाँ पे, बोलो बच्चों, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x/2 इंटू पीटी, सो दिस बिकम्स x/2 इंटू पीटी। अब पावर लगाएंगे, अब अपन लिखेंगे केपी की वैल्यू को, अब तक हमने कहीं भी केपी की वैल्यू को नहीं लिखा है, इसके बाद हम केपी की वैल्यू को लिखेंगे। क्या बात क्लियर है बेटा सब लोग को? अब स्क्वायर करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल लिटिल स्टार लिखने वाला हूँ, केपी बराबर क्या, केपी बराबर हो जाएगा एक्स पीटी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पीटी स्क्वायर, ये हो जाएगा x/2 इंटू पीटी, और अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा पीटी, अपॉन में चला जाएगा पीटी। अब पीटी स्क्वायर इंटू पीटी अपॉन पीटी है, पीटी ने मारा पीटी, आखिरकार बच जाएगा x³/2 इंटू पीटी स्क्वायर बराबर केपी, आ जाएगा एक्सप्रेशन। एक्स और केपी के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी टोटल, जल्दी बोलो बेटा, आ जाएगा ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको मैं 10 मिनट का ब्रेक दे दूं, ठीक है ना, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा, ठीक है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब 10 मिनट का ब्रेक।